प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूँ रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तौहीन अदालत केस। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया गया। खातून जज से माफी मांगने का इकदाम खुश आइंद करार। विफाकी हुकूमत की तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करने की मुखालिफत। दूसरी जानिब मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल गया। मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खारिज। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास। नवंबर से पहले डू और डाई की पोजीशन बन गई। इमरान खान ने बड़े फैसले कर लिए। इमरान खान नवंबर से पहले क्या करने जा रहे हैं, इसकी एक्सक्लूसिव कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब हुकूमत का अलीम खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन। अलीम खान ने पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा दिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की अलीम खान पर शदीद तनकीद। कब्जा माफिया करार दे दिया प्रॉपर्टी टाइकून अलीम खान पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। यह हकीकत है या अफसाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साइफर मामले की। विफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक ने कई राज फाश कर दिए। साइफर मामले पर काबीना की मंजूरी, कानूनी कार्रवाई किस नौयत की हो सकती है, एक अहम सवाल है, आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम हैं और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उनको वेलकम करते हैं एंड देन ओवर टू यू। मेरा ख्याल है वो वजीर मुमलिकत नहीं है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, फुल वजीर हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं राना साहब कंफर्म कीजिएगा, ये जी चले उन्हीं से वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? बिल्कुल फाइन सर। सर थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप हालांकि डिनर पे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि सारे दिन की अपने कामों के बाद इतनी हेक्टिक एक्टिविटीज पर शाम को हमारे जैसे लोग आपको पकड़ लेते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसके बावजूद कि सर आज का दिन जो है बड़ा एक अहम दिन समझा जाता है। 3 बड़े रिलीफ मिले हैं। मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट वापस मिला है, इमरान खान साहब की उनकी वहाँ से तौहीन अदालत का केस खारिज हुआ है, मुनिस इलाही साहब का केस है वो उस पर हुआ है। तो इसको कैसा देखते हैं सर? इस पे खुश हैं, मुतमिन हैं कि जो कुछ आज हुआ है सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक हुई हैं सर, आप लोगों का नुक्ता नज़र से? देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है वो दीगर जो जीसीसी के मुमालिक हैं उनकी तरह का नहीं है और प्रेसिडेंट की बुनियाद पे है। इस वजह से बड़ी अहम चीज़ है हमारे कानून में कि जो भी किया जाए उसमें कोई मुमासलत हो, यकसानियत हो, यानी फैसले एक ही तरफ के हो। तो इमरान खान साहब को अगर अदालत ने समझा कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए तो ठीक है, अदालत का प्रोगेटिव था। लेकिन फिर सवाल तो ये उठता है कि माफ़ी तो तलाल साहब ने भी मांगी थी, माफ़ी तो दानियाल अजीज साहब ने भी मांगी थी और वो हमारे सेनेटर जो थे उन्होंने तो बाकायदा ये कहा था कि अगर आप मुझे तौहीन अदालत में गिरफ्तार करेंगे, 6 महीने की गालिबन उनको सजा दी गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास कोई जरिया आमदन नहीं और मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े डिस्ट्रेस का, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का शिकार होंगे। लेकिन अदालतों ने यही जाना मुनासिब कि उन्हें कैद की सजा भी दी जाए और उसके अलावा उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। ये सवालात हैं, फैसलों को सामने रखते हुए फैसलों में मुताबिकत ना होने की वजह से कुछ सवालात उठते हैं, लेकिन बहरहाल ये अदालत का प्रोगेटिव होता है, अदालत उसे इस्तेमाल करती है। मगर इसी तरह फिर फलसफा जो है हमारी अदालतों का, जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो सेटल होती है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है पाकिस्तान की थोड़ी सी इरेटिक है, यानी कभी एक तरह के फैसले होते हैं और कभी दूसरी तरह के फैसले होते हैं। ये मरियम नवाज साहिबा को अदालतों ने 7 साल की सजा दे दी थी, तो सबने कहा कि इससे तो साबित हो गया कि ये सब लोग जो हैं मनी लॉन्ड्रर हैं या चोर हैं। अभी उसी तरह दोबारा अदालतों में पेश हुए तो पिछली 3 या 4 पेशों में अदालतें पूछती रहीं कि आपके पास 10 वो वॉल्यूम थे, 13 ट्रंकों के अंदर आप एविडेंस लेकर आए थे, आपके पास कोई एक कागज है जो साबित करता हो कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या कोई किकबैक की या कोई इलीगल चीज की? तो जवाब मिला नहीं। तो आपने उन्होंने कहा कि आपने मरियम साहिबा को तो अरेस्ट किया है अबैटर के तौर पे, तो वो किसकी अबैटर है? तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ तो एविडेंस नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो नहीं है। यानी आप सोचते हैं कि पहले वाले फैसले कैसे हुए, ये वाले फैसले कैसे हो रहे हैं?
लेकिन कोई तरीकाकार कुछ है इसमें। मलिक साहब, आपने बड़ा आपने खूबसूरती से मतलब ये कंपैरिजन ड्रा किया है। लोग कहते हैं कि हमारी ये बात हो रही थी, ये कल परसों और शाखावर साहब से हो रही थी, टीम भी वही है नैब में, लोग भी वही हैं, एविडेंसेस भी वही हैं, फ़र्क सिर्फ 3-4 महीने का है। इससे पहले 6 महीने पहले तक तो नैब भी इसी पे डटी हुई थी, वो कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं थे। अदालतें भी वो चुप करके बैठी हुई थी। मरियम साहिबा का 3-4 साल से पासपोर्ट उनके पास है। तो इसमें कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी हुई है सर विद इन फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स? बाज़ कहते हैं कि शायद चेयरमैन नैब के आने से जो आप लोगों ने लगाया है वो आपको ब्लू आइड है, लिहाजा जब आपका नायब चेयरमैन आपका है, आपकी प्रोसिक्यूशन आपकी है, तो फिर अदालतों में तो वही जवाब देने उन्होंने, ये ताकि रिलीफ मिले इनको, शरीफ फैमिली को। सर, लोग तो ये इल्ज़ामात लगाते हैं। देखिए, एक तो बात आप तकरीबन वही कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप भी ये कह रहे हैं कि कमाल बात है कि 4, 6, 8 महीने पहले अजीब से फैसले हो रहे थे, अब बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं। और मैंने भी आपको इब्तदाई में यही कहा कि अजीब सी बात नहीं आपको लगती, और हम सब परेशान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सच क्या है, फिर सच कैसे ढूंढें इसमें से। तो एक तो आपने भी उसी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये बात तो आपकी थी। अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो चीज डिबेट हुई है अदालत में, वो तो तमाम एविडेंस जो इस्तेमाल किया गया था सजा देने के लिए मरियम साहिबा को, वो इस्तेमाल किया गया है। और जो सवाल पूछे गए थे वो तो बिल्कुल कानूनी नौयत के थे। इस वजह से मेरे ख्याल में जब पहले बहुत ज्यादा हम लोग मोतरज हो रहे थे, अब हो सकता है PTI वाले मोतरज हो रहे हैं, तो उस वक्त एतराज भी इसी बात से था कि एक ऐसा फॉन्ट जो कमर्शियली अवेलेबल था, ऐसा फॉन्ट जिसने गवाही दी आके कि ये फॉन्ट उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज में नहीं था, वो अदालत में खुद कहता है, जिसे रिपीट किया गया अभी कुछ दिन पहले अदालत में, कि मैंने 1 साल पहले खुद ये फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया है। तो जो फॉन्ट वो खुद 1 साल पहले, उस वक्त से जब मरियम साहिबा की वो ट्रस्ट डीड लिखी गई थी, उसको वो खुद एक्सपर्ट इस्तेमाल कर चुका था। इस बुनियाद पे कि ये माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है, 7 साल सजा दे, क्यों अजीब सी बातें लगती हैं। बहरहाल आप भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम भी थोड़े। नहीं सर, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ सर। वो बाकी आपकी बात ठीक है कि हालात वाक़यात तो दोनों साइड्स पे नज़र आते हैं। आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग होगा? वो कहते हैं देखें जी कि ये पावर में इसीलिए आए थे, नैब लॉज चेंज करने थे, अपना चेयरमैन नैब लाना था, इन्होंने वहाँ पे बैठ के अपनी प्रोसिक्यूशन हैंडल करनी थी, एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करनी थी, और प्लस अब वो कहते हैं डार साहब को भी आते हुए मतलब उनको भी ज़मानत मिल गई, मरियम साहिबा को पासपोर्ट वापस हो गया, बाकी भी चेंजेस तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो वो तो इस तरह मज़ीद अवाम में मेरा ख्याल है उनका जो स्टांस है पॉपुलर होगा। वो कहेंगे देखा कि मुझे हटा के साइड पे करके सारे काम इन्होंने अपने करने थे। तो काम तो वही हो रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें करेंगे ये सारे। देखिए, अगर आपकी बात मैं सही मान लूँ तो फिर सबको ये मानना पड़ेगा कि किसी की गाड़ी में 25 किलो हेरोइन रख के जिसकी मौत की सजा है, उसे कैद करके मौत की काल कोठरी में डाल देना 1.5 साल के लिए, तो सही बात है ना। अगर इन चीजों को अनडू नहीं होना चाहिए, तो अगर ये हक की बात नहीं है तो फिर हक की बात तो यही है कि गाड़ियों में जिसकी मर्जी गाड़ी में हेरोइन डाल के उसको पकड़ लें, या जिस पे मर्जी इल्जाम तराशी करके उसको मौत की काल कोठरी में डाल दें। चलिए, आप इस वक्त के फैसले छोड़ दीजिए, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो हाई कोर्ट का फैसला था वो पढ़ लें, उसमें क्या लिखा था, चलें उसे छोड़ दीजिए। जो एहसन इकबाल साहब का फैसला था उस हाई कोर्ट का, उसमें क्या लिखा था, चलें उसको भी छोड़ दीजिए। तो ख्वाजा साद रफीक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जमानत का, उसमें क्या लिखा था, उसको भी छोड़ दें। तो वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के जो वीडियो टेप बनाई थी राना सनाउल्लाह की, वही पेश कर देते भाई, शायद दिल को सुकून आ जाता कि अगर किसी ने अर्श मुअल्ला की तरफ देखे खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए ये कहा है कि अल्लाह को जान देनी है, हमारे पास वीडियो है, तो कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए थी ना साहब। लेकिन अगर इस सब के बावजूद ये तमाम चीजें जो अनडू हो रही हैं, अगर ये नाहक हैं, तो फिर ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब बरहक है। मलिक साहब, इसको आज इमरान खान साहब ने जैसे कहा जब मरियम साहिबा का हुआ कि इस मुल्क में 2 लाज हैं, बड़े लोगों के लिए कुछ और है और कमज़ोर लोगों के लिए कुछ और है। तो अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब कैन आल्सो गेट अवे विद मतलब वट एवर ही सेज विद स्माइल,
मरियम साहबा का भी यही हमने देखा कि लोग कहते हैं कि आम लोग अगर आ जाएं, आम लोग अगर आगे जज साहबा को थ्रेट करते तो उनको शायद वो माफ़ी उस तरह ना मिलती। ऐसे वो कहते हैं मरियम साहबा का अगर पासपोर्ट वगैरह केसेस ख़त्म किए गए तो आम आदमी को इस तरह नहीं मिलते होते रिलीफ। सो आप तो दोनों बड़े लोग हैं, मरियम साहब अपनी जगह पे बिग गन है, इमरान खान साहब उनसे बहुत बड़ी वो चीज़ है। सो आप लोगों को तो रिलीफ मिल रहा है, मरियम साहबा को मिला हो या इमरान खान साहब को मिला हो, आप लोग हुक्मरान हैं, तो आम आदमी तो पिट रहा है ये सारी चीज़ें देख के कि हमें ये आगे हमें फैसिलिटीज़ ये प्रिविलेजेस हमें तो नहीं मिलते, आप लोगों को मिलते हैं क्योंकि आपके पास क्लाउड है, पावर है, हुकूमत है, या आपकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वट जो भी कहें। तो लोग तो थोड़े से इससे फ्रस्ट्रेट हुए होंगे दोनों साइड से, इमरान खान के हम ही अपनी जगह, आपके हम ही अपनी जगह, दोनों कहेंगे देखा उनको रिलीफ मिल गया, वो कहेंगे उनको मिल गया, हमें तो मिलता ही नहीं। देखिए, आप तो अहले खिर्द हैं, कलम से जिहाद करते हैं, तो आपने यकीनी तौर पे मरियम साहिबा का जो पूरा ये केस है इसको आपने ट्रैक किया होगा। तो आप मुझे बताइए मरियम साहिबा पर क्या इल्जाम है? 7 साल सजा दी, कुछ 6-8 महीने जेल में भी रखा। मलिक साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बुरा लगता है, मरियम साहिबा तो ऑन रिकॉर्ड पे हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, और बाद में उनकी 1 अरब से ज़्यादा उनकी जायदाद पाकिस्तान में निकल आई। चले आप अदालत में चीज़ें नहीं कहते होते, बाद चीज़ें तो आप खुद एडमिट कर रहे होते हैं कि हाँ कि मेरी तो लंदन क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, और बाद में बहुत सारे उनके जायदाद भी गोशवारे वो सारे पढ़ लें, उनके शुगर मिल्स में शेयर एंड इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़। तो ये चीज़ें भी तो है ना सर साथ में, अगर ठीक है अदालत की आपकी बात मान ली जाए तो ये तो एडमिशन है उनका अपना, जो बाद में जायदाद निकल भी है सर। जी देखें, मरियम साहिबा को अगर आप चले मैं मान लेता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था, मगर क्या टीवी पे आके बयान देना जुर्म है जिसके लिए 7 साल सजा दी जा सकती है? ये बात तो आपको सोचनी होगी ना। और अभी ये जो अदालत ने पूरी कार्रवाई की है उसमें क्या चीज सामने आई है कि ना कोई सबूत था नवाज शरीफ के खिलाफ और ना कोई सबूत था मरियम ने अबैट करना था उनको, यानी किस चीज में अबैट किया? वो तो यही फैसला नहीं कर सके कि ये प्रॉपर्टी 92 में थी, 94 में थी, या 2006 में थी, या 2017 में थी। लेकिन इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट को, अब इसका मुआवजा कर लीजिए इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब से पैसे लिए, मलिक रियाज साहब से 450 कनाल जमीन दी, और फिर उसके बदले में उनको $250 मिलियन का तोहफा दे दिया। यानी अगर मेरे पास आज ताकत हो और मैं किसी से 400-600 कनाल जमीन ले लूं पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे, और उसके बाद उनको $250 मिलियन का फायदा दे दूं, तो आप मेरे मुताल्लिक क्या कहेंगे बताइए? आप यकीनी तौर पे कहेंगे कि यार ये बड़ा करप्ट आदमी है, इसको पकड़ना चाहिए। नकवी साहब को देख लें, आरिफ नकवी साहब को, आरिफ नकवी साहब से उन्होंने 2 या 3 मिलियन पाउंड लिए, और मेरे महकमे के अंदर एक फाइल है जिसमें उन्होंने $1 बिलियन का जो उन्होंने कारखाना लगाना था, बिजली का कारखाना लगाना था, कोयले का, जो कमिटमेंट थी के इलेक्ट्रिक की, जब उन्होंने के इलेक्ट्रिक खरीदा तो एक कमिटमेंट ये थी कि वो ये कारखाने लगाएंगे, और इमरान खान साहब ने ईसीसी के जरिए या सीसीओई के जरिए, काबीना के जरिए वो $1 बिलियन उनको माफ कर दिया। अगर मैं किसी से $3 मिलियन लूं और उसको $1 बिलियन का फायदा दूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चोर है, इसे पकड़ो। इस वजह से ये मुआवजा, ये चीजें जो अब सामने आ रही हैं आपके, और अभी मैं वो थोड़ी सी जो पॉलिटिकली प्रोवोकेटिव बातें होती हैं, तोशा खाना वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सब्सटैंटिव बात कर रहा हूँ। 450 कनाल जमीन ले लेना और $250 मिलियन का फायदा दे देना, या 3 मिलियन पाउंड ले लेना और $1 बिलियन का फायदा कर दो। मेरे ख्याल में जो इल्जामात हेरोइन वाले या फॉन्ट ठीक ना होने में सजाएं अगर मिल रही हैं, तो कुछ तो सोचना होगा। मलिक साहब आपने मलिक रियाज साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि उन्होंने इमरान खान साहब की बेगम साहबा बुशरा साहबा ने 450 कनाल ले लिया और चीज़ें होगी। मलिक साहब तो अंदाते हैं सर, नवाज शरीफ साहब के जो एवन फील्ड वाले ये फ्लैट्स हैं, ये पहले मलिक साहब को बेचे गए थे, और मलिक साहब हर एक को बताते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने ख़रीदे थे और ज़्यादा कीमत पे उन्होंने मुझे बेचे थे, जो बाद में उन्होंने किसी और को बेचे, उन्होंने घाटे पे बेचे। जरदारी साहब ने भी उनसे वहाँ पे अपना जरदारी हाउस बनवा लिया, महल बनवा लिया, इमरान खान साहब ने भी फेवर ले ली। तो जो आप लोगों में कॉमन फैक्टर है, नवाज शरीफ साहब हूँ, इमरान खान साहब, जरदारी साहब हूँ, वो तो मलिक रियाज साहब हैं। ये तो ताना बनता ही नहीं है कि मलिक रियाज साहब ने फलां को ये दे दिया तो उसको ये दे दिया। ये तो सब ने वहाँ से उस बहती गंगा में मलिक रियाज साहब की में हाथ धोए हुए हैं, आपकी लीडरशिप ने भी धोए हुए हैं सर।
ये आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए, ये जो केस शुरू हुआ था, ये हुआ इस वजह से था कि वन हाइट पार्क जो है वो मलिक रियाज साहब ने खरीदा, और अभी तक मलिक रियाज साहब, मैं रोज इनका जिक्र करता हूँ, मुझे कभी मलिक रियाज साहब की तरफ से बयान नहीं आया कि मुझसे किसी ने जबरदस्ती खरीदा, और इंग्लिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है किसी से जबरदस्ती कुछ खरीदना। लेकिन छोड़ें इस बात को। यहाँ से शहजाद अकबर साहब ने एक मरासला, एक डॉक्यूमेंट लिखा, खत लिखा कि ये जो वन हाइट पार्क है इसके अंदर चोरी का पैसा है, आप इसको इन्वेस्टिगेशन करो। यहीं से वो सारी बात शुरू हुई। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि हसन साहब के पास या हुसैन साहब के पास पैसे थे, उन्होंने कितने पैसे का लिया, किस बैंक से कर्जा लिया, इसमें क्या तब्दीलियां की, किसको बेचा। जब सारी इन्वेस्टिगेशन करनी इकोनॉमिक क्राइम्स एजेंसी इंग्लिस्तान ने, तो उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा इनके पास पैसा था, टैक्स पेड था, ब्लैक नहीं था, बैंक के साथ इन्होंने लोन लिया था, इसको प्रॉपर्टी को डेवलप किया और इस शख्स को बेचा। अब चूंकि कंप्लेंट हो चुकी थी तो जिसको बेचा वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन आ गया, वो थे मलिक रियाज साहब। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके तो 250 मिलियन पाउंड जो है वो ब्लैक मनी है या अनडिक्लेयर्ड मनी है या इल गॉटन मनी है। कानून इंग्लिस्तान का ये है कि इल गॉटन मनी अगर साबित हो जाए या नजर आ जाए या पकड़ में आ जाए तो वो उस मुल्क को वापस किया जाता है जहां से आया हो। तो मलिक रियाज साहब के लिए इमरान खान साहब ने काबीना में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सील किया, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। उस सील्ड डॉक्यूमेंट के तहत इजाजत दी शहजाद अकबर साहब को कि वो इंग्लिस्तान जाएं और एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करें जिसके जरिए मलिक रियाज साहब का जो पैसा सरकार को मिलना था $250 मिलियन, वो उन्हीं के अकाउंट में जमा करवा दिया गया और आड़ ली गई उनके जुर्माने के अकाउंट की। क्योंकि अगर वो अकाउंट बज़ाहिर दिखे, हालांकि वो अकाउंट तो खुला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जुर्माने के लिए मलिक रियाज के, मगर वहां पे जाके ये एग्री किया गया कि ये पैसे असल में सरकार के खाते में जा रहे हैं और वो मलिक रियाज साहब को तोहफतन दे दिए गए। ये थी सारी दास्तान। अब आप मुझे बताइए, अगर इसमें भी वो क्या, वो सुबह जब आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए, तो फिर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो सारी तफसील आपके सामने रखी। अच्छा मलिक साहब, एक ये भी बात बताइएगा कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, हमने देखा है एक बहुत स्पीड हमें नजर आई पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, जिससे बहुत ज़्यादा नई स्पीड में डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जाते हैं या आम लोगों को रिलीफ मिलने में कुछ ताख़ीर देखने में आती है। वहाँ पे बड़ी एक स्पीड से एक सीक्वेंस में हमने देखा कि एक अदालती रिलीफ आपको मिलना शुरू होता है। ठीक या गलत इस पर हम तो ज़ाहिर कॉमेंट नहीं कर सकते, हमारी इतनी राय नाकिस है कि हम इसके ऊपर नहीं बता सकते कि अदालती कार्रवाइयाँ जो हैं वो किस तरीके से प्रोसीड कर रही हैं। बट ये कब हमें देखने को मिलेगा कि जो रिलीफ है, जिस तरह आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, अब अपनी मर्जी के वजीर खजाना भी आ चुके हैं, तो इस हवाले से रिलीफ कब मिलेगा और आवाम के लिए वो पॉलिसीज, वो रिलीफ कब देखने में आएगा जिसकी इस वक्त अशद जरूरत है? और आई थिंक मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए बेटर कवर होगा अगर आने वाले इलेक्शंस के लिए अगर इस वक्त आवाम को रिलीफ मिलता है, ऐसी चीजें सामने आती हैं। जी, यह बात आपकी 100% ठीक है। मैं समझता हूँ बहुत से हमारे दोस्त हैं जो बड़े सिंसियर हैं हमारे साथ और हमारे अपने कॉलीग्स हैं जो ये समझते हैं कि हमें गालिबन इस मुश्किल वक्त में ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। और जिस तरह इमरान खान साहब अपनी पॉलिसीज की वजह से उनकी मकबूलियत कम हो रही थी, अगर हम 6-8 महीने और उनको चलने देते तो वो खुद ही शायद अपने आप को मदफून कर देते। ये बात ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब जिस सिचुएशन में हुकूमत हमने ली थी, मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था और इस पर बहुत लेदे हुई। हमारी पार्टी के सब लोग, तमाम लीडर इस बात पे मुत्तफिक नहीं थे कि ये हुकूमत हमें लेनी चाहिए, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो समझता था कि अगर इस वक्त हमने मुल्क में नहीं ये जिम्मेदारी ली तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह श्रीलंका हुआ है। और आप यकीन मानिए कि जब मैं पहले दिन जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब मैं पहुंचा दफ्तर में, तो उस दिन मुझे पता चला कि PSO जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी LCs कंफर्म नहीं हो रही। यानी तकरीबन हम कमर्शियल डिफॉल्ट में आ गए हुए थे कि हमारे बैंक LC का इजरा कर रहे थे मगर बैनुल अक़वामी बैंक जो है उनको ऑनर नहीं कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हमने बड़े मुश्किल वक्त में ये फैसला किया था। सही फैसला था या गलत, ये तो वक्त फैसला करेगा, मगर हमने सिंसियरली ये समझ के ये फैसला किया कि इस वक्त मुल्क की बका के लिए जरूरी है
और हमने बहुत से मुश्किल फैसले किए हैं और अब भी कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह थोड़े आने वाले वक्त में लोगों के सामने रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो आपने जिस चीज की तरफ निशानदही की, महंगाई की तरफ या लोगों के इस वक्त जो मुसीबत उनसे गुजर रही है, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कुछ महीने के बाद अच्छा सर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल कोई ट्वीट्स किए हैं, आपने भी पढ़े होंगे यकीनन। तो डार साहब और उनके दरमियान, पहले डार साहब वहाँ से बात करते थे लंदन से, तो मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेफर करते थे मैं ना जवाब दूँ, चुप रहूँ। अब वो कल, अब डार साहब आ गए तो उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी, तो वो यही समझते हैं कि पहले दिन से ही तो मेरे खिलाफ तो साजिशें हो रही थी, मुझे डिस्टेबलाइज किया जा रहा था या मुझे यूज़ किया गया, वो दूसरे लफ्ज़ों में तो वो इस तरह की शायद उनका इंप्रेशन था। ये डार साहब की और मिफ्ता साहब की लड़ाई पे आपकी अपनी पार्टी के अंदर क्या इस पे है, या आप लोग उस पर साइलेंस रहेंगे कि लेट देम सेटल देयर ओन स्कोर्स? पहले भी हमने देखा कि लंदन और इस्लामाबाद से वो होता था, फेयर वर्क होते थे, अब हम यहीं पाकिस्तान में देख रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल बड़ी सीरियस तनकीद की है कि IMF के साथ जो हमने डील की थी, शायद आते ही डार साहब ने उसकी सबसे बड़ी पहली वैल्यूएशन कर दी है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी आने वाले दिनों में। या आपका अपने फाइनेंस जी, आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखी मिफ्ता साहब की ट्वीट या मिफ्ता साहब का बयान मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैं जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं उनके साथ था, और जब ये पेट्रोलियम वाली समरी चल रही थी तो कोई वायलेशन, वो मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कोई वायलेशन की है, क्योंकि वो IMF को से राब्ता करके एक टॉक अपनी वो प्रेस क्या होती है जो उनकी जूम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनको एतमाद में लिया जाए और बताया जाए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास तफसीलात नहीं है और ना मैंने मिफ्ता साहब का बयान देखा है। मिफ्ता साहब ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बयान ज्यादातर देते तो नहीं है, और मैं मेरे वो दोस्त बंदा गुस्से में, सर बंदा गुस्से में हो, थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा हो, बेट्रेयल फील कर रहा हो कि देखें जी कि मुझे 6 महीने मुझे यूज़ किया, मुश्किल फैसले मुझसे कराए, लोगों की उनकी बैशिंग मैंने फेस की, तनकीद मैंने फेस की, जब कहते हैं ये गेहूँ तैयार हो गया पूरा का पूरा मैंने कर दिया, तो वो डार साहब आ गए हैं, उन्होंने कंट्रोल ले लिया, नंबरदार वो बन गए, तो लोग थोड़े से हर्ट तो होते हैं। तो हो सकता है मिफ्ता इस्माइल साहब भी हर्ट हों, उनके ट्वीट से तो कल यही लगा है सर। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं उनका ट्वीट देखा, मेरे से उनकी इतनी कुर्बत है कि मैं अगर ट्वीट उनका कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल देखता तो मैं जरूर उनको टेलीफोन पे उनसे बात करता। चले आप देख के उनको फोन करें। कोई हुकूमत जो है वो बिल्कुल कोई इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं कर रही, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर, इंक्लूडिंग हमारे जो डोनर्स हैं या जिन लोगों के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए उनको लेके साथ चल रही है। सर लास्ट कमेंट, सर लास्ट कमेंट आप जरा वो ट्वीट्स में अगर आप कहें कि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा स्क्रीनशॉट, आप वो पढ़ के उनको जरूर कॉल करें और हमें बताइएगा कि आपकी उनसे कॉल पे क्या बात है, हम आपको दोबारा जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर MPA शुएब सिद्दीकी साहब। शुएब सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करेंगे, और पहले तो आप जरा अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताइएगा, ये जो तमाम तर मामला हाइप पकड़ चुका है, बताइए इसके ऊपर क्या कहेंगे। जी जरा दोबारा पूछेगा, आवाज आपकी बीच में ब्रेक हो गई है। मैं बताता हूं सर, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें बताया गया कि अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी पे पंजाब हुकूमत ने पर्चे किए हैं, कोई बात बढ़ गई है, आगे सारा कुछ हो गया है, तो ये क्या हो रहा है लाहौर में? आप कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो कहते हैं, वो असलम इकबाल साहब कहते हैं कि जनाब की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ द स्टोरी सर, ये हम पूछना चाह रहे थे आपसे। जी बिल्कुल ऐसे है कि 100% इंतकामी कार्रवाई है, और असलम इकबाल साहब सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए इन्होंने कार्रवाई की है। इन्हें गैर हाउसिंग सोसाइटी जो कि है अब नज़र आई है, ये इन्हें हाउसिंग सोसाइटी पहले गैर कानूनी नज़र नहीं आई थी। कोई भी काम इस हाउसिंग, जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, सुन रहे हैं सर, आप प्लीज़ कंटिन्यू, सुन रहे हैं। जी तो मैं रऊफ साहब कह रहा था कि बिल्कुल ये सिर्फ असलम इकबाल की अपने आकाओं को खुश करने की साजिश है, और जो ये हाउसिंग सोसाइटी है इसमें कोई एक भी काम गैर कानूनी नहीं है, और मजबूर किया गया हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए
इस तरह का तो शायद कश्मीर के अंदर भी जुल्म नहीं हो रहा होगा जो पिछले एक हफ्ते से पार्क व्यू सिटी के अंदर असलम इकबाल ने और इसके हवारियों ने किया हुआ है। मगर बहरहाल जुल्म की रस्सी ज़्यादा देर दराज नहीं रह सकती है। ये हमारी सोसाइटी LDA से अप्रूव शुदा इसका फेज़ 1 है। फेज़ 2 की अप्रूवल के लिए हम LDA के पास गए। LD ने कहा कि जी लाहौर का मास्टर प्लान बन रहा है, लाहौर का मास्टर प्लान रिवाइज हो रहा है। उन्होंने अखबारात के अंदर इश्तिहार दिए, लोगों से सजेशनें दी, हम भी गए और उसके बाद जब प्रपोज LDA का मास्टर प्लान बना उसके अंदर कहा गया कि जिस दिन ये मास्टर प्लान आपका नोटिफाई हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तो आपकी सोसाइटी अप्रूव्ड हो जाएगी। इन बिटवीन जो कि है आप एक नई अथॉरिटी बनाते हैं 2020 के अंदर, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो भी क्या आपने अथॉरिटी बनाई, आपने 1 लाख एकड़ के ऊपर अथॉरिटी बना के अपने लोगों को नवाजने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स को कॉन्ट्रैक्टर दिया। कभी ये हिस्ट्री के अंदर भी हो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो और आप जो प्राइवेट डेवलपर्स हो आप उनको जो कि वो रूडा का कॉन्ट्रैक्टर बना दें, और उस अथॉरिटी को बना दिया। और सतम ज़रीफ़ी देखें कि पार्क व्यू सोसाइटी को 14 सितंबर और 15 सितंबर को LDA नोटिस भेजता है कि जी आपकी तो सोसाइटी लीगल है, हमें जवाब दे, और ठीक 2 दिन के बाद हमें रूडा भी नोटिस भेज देता है कि जनाब आपकी सोसाइटी लीगल है। तो पहले असलम इकबाल साहब ये डिसाइड कर ले कि इनका बाप कौन है, रूडा है, इनका बाप LDA है, या इनका बाप इमरान खान है कि जिसके कहने के ऊपर ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो जरा हमने तो ये सिद्दीकी सुना साहब ये जरा सख्त बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है लेट्स स्टे अ बिट डिसेंट। जो सख्त बात जो रऊफ साहब जो हमारे साथ सख्ती की गई है हमारे दफ्तरों के अंदर, जो कि पुलिस रियासती दहशतगर्दी की गई है। आप मैंने कहा पढ़े लिखे बंदे हैं सर, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, डिसेंट आदमी हैं, MP रहे हैं। मैंने सिंपल मगर रऊफ साहब जी जी जो उन्होंने जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे घरों के अंदर पुलिस के छापे मारे गए हैं, 70 से ज्यादा लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं, कोई माली पकड़ा गया है, कोई जनरेटर ऑपरेटर पकड़ा गया है, कोई लेबर पकड़ा गया है। आपकी तो चौधरी साहब के साथ बड़ी, और आप इमरान खान साहब या मलिक उनको असलम साहब पे बात कर रहे हैं। वजीर आला तो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तल्लुक रहा है उनका, तो आप उनका नाम नहीं ले रहे। आपके ख्याल परवेज इलाही साहब का इससे कोई तल्लुक नहीं है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सर। इमरान खान साहब तो नहीं है, मलिक असलम साहब तो नहीं है। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा परवेज इलाही साहब का ताल्लुक नहीं है। बीइंग द हेड ऑफ द प्रोविंस 100% उनका ताल्लुक है। और अगर वो कहे कि जी मेरे लिए में नहीं है, तो इससे बड़ी परवेज इलाही की नाअहली क्या हो सकती है। मगर क्योंकि हाउसिंग के मिनिस्टर असलम इकबाल साहब हैं, सीनियर वजीर हैं, जिस दिन 21 तारीख को पुलिस तो सर लाहौर के अंदर सदीकी साहब, पुलिस तो उनके नीचे नहीं है, मलिक असलम इकबाल के नीचे। वो तो अगर ऑर्डर वो करेंगे वो तो चीफ मिनिस्टर करेगा, उनके पास वो इख्तियारात है, या होम मिनिस्टर हाशिम डोगर साहब करेंगे सर। करेगा। मगर वो क्या वजह, तो वो क्या वजह बनी कि रऊफ साहब के 21 तारीख को इमरान खान साहब 90 के अंदर बैठे रहे और उन्होंने परवेज इलाही से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, और LDA के अमले को बुलाकर और CCPO को वहां पर बुलाकर जो कि है उन्हें ऑर्डर पास किए गए। लामहला जो कि हम इसके अंदर कहें कि जी परवेज इलाही बरील जिम्मा होगा, मैं बिल्कुल उन्हें बरील जिम्मा नहीं कहता। मगर जो अपने आका को खुश कर रहे हैं ना असलम इकबाल साहब, कि शायद कभी जिंदगी के अंदर उनका वजारत आला का दौर लग जाए, ये तो मैं उन्हें यह बता लूँ, जितना मर्जी खुश कर ले, उनकी बारी नहीं आनी है। और जो इसके अंदर पंजाब के अंदर सूरत हाल है, चीफ मिनिस्टर को भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा। परवेज इलाही साहब भी बरील जिम्मा नहीं है इससे। ये अच्छा सर, आपको याद होगा सदीकी साहब, आपको याद होगा परवेज इलाही साहब ने भी 1-2 दफा कहा था कि अलीम खान साहब के हवाले से कि या कारोबार कर लें या फिर सियासत कर लें, या सहाफ़त भी साफ ज़ाहिर है। वो चैनल पे भी आता है कि उनकी एक हार्ड लाइन है चैनल की अगेंस्ट इमरान खान साहब के उन चीज़ों के। तो आप समझते नहीं हैं कि थोड़ा सा चीज़ें गड़मड़ हो रही हैं कि बिजनेसमैन भी हैं, मीडिया ओनर भी हैं, और साथ में पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये भी प्रॉब्लम ये पैदा होने की वजह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं इन तमाम चीज़ों को। बिल्कुल आप नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर मुझे एक चीज़ का जवाब दे कि जब अलीम खान साहब ने ये चैनल लिया था, क्या उस वक्त उनके पास कोई पॉलिटिकल ओहदा था? उन्होंने इस चैनल लेने से पहले तमाम पॉलिटिकल ओहदों से रिज़ाइन किया, बल्कि तब क्या रिज़ाइन किया, उन्होंने तो आज से 2-3 साल पहले रिज़ाइन कर दिया गया था। और मुझे एक बात का जवाब दे कि अगर आप भी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, आप भी इस वक्त एक चैनल के ऊपर बैठे हैं और एक सहाफ़ी बरादरी के अंदर आपका एक नाम और एक मुकाम है, क्या माशरे की किसी बुराई को हाईलाइट करेंगे?
कि आप इस माशरे के अंदर जो कि है गलत काम हो रहे हैं तो उसकी सजा ये दी जाएगी कि घरों के ऊपर छापे मारे जाएं और इनके रिस्क को छीन लिया जाए? ये कौन सी साफत का असूल है उसके अंदर? और जो कारोबार कर रहे हैं, अगर तो हम कारोबार इलीगल कर रहे हैं तो जरूर हमसे पूछा जाए। मगर मैंने जो भी बात की कि अदालत का स्टे हमारे पास 2020 से एलडीए का, और हम एलडीए के अंदर गए हुए हैं, एक पूरा फेज हमारा प्रूफ जिसके ऊपर खान साहब को आपने सुना था, खान साहब को आपने सुना था, वो ये कहते थे कि जनाब के मुझसे वो मांगे जाते थे, यहाँ पे ये गैर कानूनी ज़मीनें थीं, रेगुलाइज कराना था, मैंने नहीं किया। तो उसके बाद ये सारी कंपेन मेरे खिलाफ शुरू हो गई, चैनल पे प्रोग्राम आते हैं, इश्यूज आते हैं और हर वक्त मुझे डिस्कस किया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि जो खान साहब की बात है कि उनके खिलाफ ज़्यादा एक पर्सनल सा एक उसमें स्टांस जो है आप लोगों ने लिया हुआ है? वजह बता देता हूँ अलीम, हाँ मैं बता देता हूँ। ये सोसाइटी तो हमारी 2010 से है, ये आज तो नहीं बनी। इमरान खान साहब तो बड़े वज़ादार, बड़े रवादार, बड़े ईमानदार और बड़े दयानतदार आदमी है ना। वो तो अपने जब किसी को पीटीआई के अंदर शामिल करते हैं, उनके एसेट्स की जो कि तफसीलात लेते हैं, देखते हैं कि बंदा करप्ट तो नहीं मेरी जमात के अंदर आ गया, मेरे मंशूर से कहीं डेविएट तो नहीं कर गया। फ़र्क कहाँ पर आया? फ़र्क 2018 के इलेक्शन के बाद आया कि जब अलीम खान साहब को 100 डेज का जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मंशूर था उसका इंचार्ज बनाया गया, और जब 100 दिन डिलीवर करने के बाद अलीम खान साहब गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, आपने पंजाब की मसनद के ऊपर जिस तरीके इंसाफ के चेहरे को आपने लाके बिठाया है, जो पाकिस्तान के लोगों की ख्वाबों का आपने ताबीर दी है, जो वसीम अकरम प्लस है, ये नाहल और निकम्मा नहीं है, सिर्फ ये करप्ट तरीन शख्स है। यहां से इमरान खान साहब जो कि वो नाराज हो गए कि मेरे वसीम अकरम प्लस को अलीम खान जो कि करप्ट कह रहा है, मेरे वसीम अकरम प्लस को जो कि है वो अलीम खान निकम्मा कह रहा है। तो आप मुझे इस चीज का ये जवाब दें। सर इमरान खान साहब साइड पे ये आता है, सदीकी साहब, वो खान साहब की साइड से ये आता है, वो कहते हैं कि जनाब के अलीम खान साहब जो हैं वाया भटिंडा, वाया पिंडी, वाया एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वज़ीर आला बनना चाहते थे, वहाँ से मेरे ऊपर दबाव डलवाए जाते थे। वो तो खैर वो खुद भी कंफर्म कर चुके हैं, वहाँ से पिंडी के हमारे मेहरबान जो हैं, दोस्त जो हैं, तो वो कहते हैं वो तो सिफारिशें वहाँ से करवा रहे थे। तो आप एक पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब अलीम खान साहब 20-25 साल से पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो गए, वजीर हैं, तो आप लोग फिर वहाँ से पिंडी के क्यों कंधे इस्तेमाल करके खान साहब पे दबाव डलवा रहे थे? पार्टी अगर फैसला करती, खान साहब करते, ठीक था, तो सिफारिशें वहाँ से क्यों हो रही थी? सर देखें, पहली बात तो है कि अगर हम कंधे किसी के इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर शायद आज वजीर आला बने होते, और ये तो खाम ख्याली है। और अगर आपका कोई भी दोस्त आपके बारे में सिफारिश करता है या आपके बारे में कहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने किसी का कंधा इस्तेमाल किया या हमने किसी को कहा। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का आप जवाब दे रऊफ साहब, आप मतलब कि एक बड़ी बारीक बीनी से मुल्क के तमाम मसाइल को, सियासी अमूर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एक हकीकी आज़ादी की जंग जारी है जिसके ऊपर जो लॉन्ग मार्च है वो आज हो जाए, कल ऐलान हो जाए, हफ्ते 10 दिन बाद हो जाए। आप 3.5 साल कहते रहे कि उस्मान बुज़दार तुम्हारी कारकर्दगी किसी को नजर ही नहीं आ रही, तुम मेरे वसीम अकरम प्लस हो। मुझे यह बताएं कि आज हकीकी आज़ादी की जंग में वो उस्मान बुज़दार कहाँ हैं? आपने, आपका कप्तान ही आपकी टीम के साथ नहीं है। इतना ईमानदार दयानतदार शख्स को आपने छोड़ दिया अपने साथ, उसको तो अपने साथ हकीकी आज़ादी का चेहरा तो लोगों को लाके दिखाएं। तो मैं ये समझता हूं कि उसके नाकामी और नाअहलियों का मलबा आप अलीम खान के सर के ऊपर नहीं डाल सकते। और अगर हमने रऊफ साहब, अगर हमने हुकूमत में रहते हुए, हम तो सीनियर वजीर थे, हम तभी फिर अपनी सोसाइटी के सारे काम लीगल करवा लेते। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते थे जो कानून से हटकर हो। हम सीनियर वजीर रहे इस गवर्नमेंट के अंदर, मगर और इस गवर्नमेंट जब हमने अपने हक की आवाज़ उठाई और हमने करप्शन के सबूत ला के इमरान खान साहब को दिए तो क्या किया उन्होंने? हमें 125 दिन के लिए अंदर नैब की जेल के अंदर डाल दिया। कभी हिस्ट्री के अंदर भी हुआ है कि आप अपने सीनियर वजीर को उठा के जेल के अंदर डाल दें, जो कि आफरीन है इनके ऊपर कि कोई भी शख्स जो आवाज़ उठाता है वो बुरा बन जाता है। और आज भी ये तमाम मामलात अदालत के अंदर मौजूद वो ये कहते हैं कि अदालत से वो ये कहते हैं मेरे पे इन्वेस्टमेंट की गई थी, पैसे लगाए गए थे जस्ट बिकॉज के कल को हमारे जो इस तरह के रेगुलर काम है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो भी हो, तो वो आके वो करा सके, तो मैंने नहीं किए तो लिहाजा इसलिए मेरे खिलाफ हो गए। वो तो ये बात कहते हैं खान साहब की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने उनकी पूरी नहीं की, सो दैट्स द रीजन दे गॉट अगेंस्ट मी। ये सोसाइटी तो रऊफ साहब 2010 से थी, जो ये पार्क व्यू सिटी मुल्तान रोड है, और उससे पहले जो दूसरी हमारी पार्क व्यू सिटी जो कि आज इस वक्त डिफेंस फेज 8 है,
वो अरसा 20 साल से हम इन सोसाइटीज़ का कारोबार कर रहे हैं। हमारे जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लाजे हैं, हमारे सारा कुछ है, क्या सारे के सारे गैर कानूनी काम कर रहे थे? और हम तो वाहिद शख्स थे कि जिसने लाहौर के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हुकूमत वक़्त के खिलाफ झंडा उठाया था। कौन करता है ये? तो हमने तो ये सोच समझ के नहीं उठाया था। अगर हमें अपने कारोबार की फिक्र होती तो हम उस वक्त मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करते, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्यों ज्वाइन करते अगर हम अपने सोसाइटी रेगुलराइज करवानी थी? हमने तो एक साथ दिया था इमरान खान का कि जो एक तबीर और एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया जा रहा था, दो नहीं एक पाकिस्तान, तो वो 3.5 साल के बाद आपने वो नया पाकिस्तान देख ही लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।